हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टीम। मैं हूं समृद्धि पुरोहित एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 मनी ऑफ 11th इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, फिर व्हाट इज बार्टर सिस्टम देखा था और उसकी कई डिफिकल्टीज देखी थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था डिस्क बी। नेक्स्ट हमने देखा था सेकेंड लेक्चर में डेफिनेशंस ऑफ मनी, देन एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी, जिसके बाद में हम आते हैं अब थर्ड लेक्चर पर, जिसमें पहले इन्होंने फाइंड आउट करने बोला था। उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं, पेटीएम है, फोन पे है, नेट बैंकिंग से कई तरह की, एंड गूगल पे तो सदा का ही है। देन वी हैव यू शुड नो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल टेंडर मनी वर्सेस नॉन लीगल टेंडर मनी। तो ये लीगल टेंडर मनी क्या होता है, इसमें सारे के सारे कॉइन्स और करेंसी नोट्स आते हैं, यानी जो भी हमारा कैश में ट्रांजेक्शन रहता है वो लीगल टेंडर मनी का रहता है। इट इज द मनी which is backed by law and cannot be refused in transaction by anybody on any ground। कोई भी उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। समझिए, आपने किसी ग्रोसरी शॉप से 75 रुपीज की ग्रोसरीज खरीदी है एंड फिर आप उसे 100 रुपीज का नोट दे देते हैं, तो वो शॉपकीपर आपको 25 रुपये रिटर्न दे के ट्रांजेक्शन वहीं कंप्लीट कर सकता है। पर वहीं अगर आपने उसे कोई नॉन लीगल टेंडर मनी दी होती, फॉर एग्जाम्पल कोई चेक दे दिया होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे, आप कोई ग्रोसरी शॉप को जाके 75 रुपीज का चेक देकर आ सकते हैं, तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा? वो चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन उसे रिफ्यूज करने का हक है। देयर इज नो लीगल कंपल्शन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक तरफ जहां लीगल टेंडर मनी बैक्ड बाय लॉ थी, उसे कोई भी किसी भी ग्राउंड पर रिफ्यूज नहीं कर सकता, वहीं नॉन लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट करने का कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप रिफ्यूज भी कर सकते हैं। इसलिए नॉन लीगल टेंडर मनी को ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। फिर आते हैं आज के मेन पार्ट पे, जो कि है क्वालिटीज ऑफ मनी। इसको मैंने तो इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखा है, आपके पास कोई और ट्रिक है इसको याद रखने की तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ADD CPHS एंड CPHS। द क्वालिटीज ऑफ मनीज आर एज फॉलोज। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। भारत के किसी भी कोने में जाके 100 रुपए का नोट देंगे या कोई भी नोट या कोई भी कॉइन देंगे रुपीज में, तो वो अगला जना एक्सेप्ट करेगा ही। Anything which is used as money must be easily accepted by all for exchange purposes। अब मैं रहती हूँ मुंबई में, तो मेरे पास में जो भी नोट्स और कॉइन्स हैं वो मुंबई के हैं, पर फिर भी अगर मैं आसाम में जाके आसाम की चाय खरीदूं, तो वहां भी मैं ये सेम नोट्स एंड करेंसीज यूज कर सकती हूँ। तो ये हो गई जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। देन डिविजिबिलिटी। अब आसाम में जाकर अगर मैंने 100 रुपए का नोट दिया और उस चाय वाले के पास में उसका छुट्टा नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं हम? तो मैं आसपास से कहीं से उसका छुट्टा करवा के लेकर आ सकती हूँ, यानी उसे स्मॉलर डिनोमिनेशंस में करवा सकती हूँ। मैं 100 रुपीज के नोट के बदले 20 रुपीज के 5 नोट्स ले सकती हूँ, या फिर 10 रुपीज के 10 नोट्स ले सकती हूँ, या 2-3 प्रकार के नोट्स मिक्स करके भी ले सकती हूँ। तो ये हो गई डिविजिबिलिटी। मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजेक्शंस। स्मॉल ट्रांजेक्शंस हम आज के जमाने के मनी के साथ आराम से कर सकते हैं। फिर ड्यूरेबिलिटी। मनी शुड ऑल्सो पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अब सेकेंड क्वालिटी में हमने देखा था कि उस 100 रुपीज के बदले मेरे पास में, चलिए समझते हैं कि मेरे पास में 10 रुपीज के 10 नोट्स आ गए। अब हैं तो सारे के सारे 10 रुपीज के नोट्स, लेकिन मैंने जिसके पास में से छुट्टा लिया, हो सकता है उसके पास में एक 10 रुपीज का नोट आया हो सब्जी वाले की तरफ से, देन एक आया हो भाजी वाले की तरफ से, एक आया हो फ्रूट वाले की तरफ से, एक ऑटो रिक्शा की तरफ से, कोई बस की वजह से आया हो, या उसने कोई और ट्रांजेक्शन किया, ऐसे वेरियस अदर ट्रांजेक्शंस की वजह से उसके पास में इतने सारे नोट्स आए थे। तो यानी कि मल्टीपल एक्सचेंजेस के बदले वो इतने सारे नोट्स आए थे। दैट मीन्स कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर बीइंग रिपीटेडली यूज्ड एंड दे शैल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि वो टिकाऊ हैं, उन नोट्स को हम लंबे समय तक टिका सकते हैं, इसलिए हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए कई सालों तक उन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल है। नेक्स्ट इज कॉग्निजेबिलिटी। कॉग्निजेबिलिटी मतलब क्या? आपने रिकॉग्नाइज शब्द सुना होगा ना, कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज करना, जैसे यहाँ आई रिकॉग्नाइज्ड यू। तो वैसे ही मनी भी तो आसानी से रिकॉग्नाइज हो पानी चाहिए, उस पर कुछ सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स होने चाहिए, जैसे RBI गवर्नर की साइन होनी चाहिए, गांधी जी की फोटो होनी चाहिए, गांधी जी की वही सेम फोटो होनी चाहिए, उनका पोज बदलना नहीं चाहिए, है ना। तो उसके डिस्टिंक्ट मार्क्स सेम टू सेम होने चाहिए, ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। जिसको भी मैं वो नोट जाकर दूं, उसे कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपने मुझे 10 रुपए का नोट दिया है कि 20 का दिया है कि 100 का दिया है कि रुपये दिया है कि डॉलर दिया है।
नहीं, वो आसानी से रिकॉग्नाइज हो पानी चाहिए। पोर्टेबिलिटी, इट शुड बी easy to carry from one place to another without any difficulty, expense and inconvenience। अगर मैं फ्लाइट से मुंबई टू कोलकाता जाऊं और साथ में 10,000 रुपए भी लेकर जाऊं, तो आज के ज़माने में मेरे पास में क्या ऑप्शन है? मैं 2,000 के 5 नोट ले सकती हूँ, या करेंसी नोट्स में उसे थोड़ा छोटा छोटा कर करके एक पर्स में 10,000 रुपए रख सकती हूँ आराम से, है ना? वो भारी भी नहीं होगा और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। पर वहीं अगर आज के ज़माने में मनी नहीं आया होता और बार्टर सिस्टम चल रहा होता, तो क्या होता? एनुअल मनी लेके जाती मैं, एक गोट लेके जानी पड़ती, एक काऊ लेके जानी पड़ती, या कई सारी कमोडिटीज लेके जानी पड़ती, बेड, सोफा, सब कुछ। तो वो कितना इनकन्वीनियंट होता। प्लस वो सब लगेज सेक्शन में डालना पड़ता, या उन सब के लिए अलग टिकट खरीदनी पड़ती, तो ऑफ कोर्स वो एक्सपेंसिव भी होता। तो इसलिए मनी की एक और क्वालिटी है पोर्टेबिलिटी, क्योंकि हमें अब काऊ गोट को यहाँ से वहाँ लेकर जाना नहीं पड़ता। करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है होमोजिनिटी। अब हमने उस ट्रांजेक्शन को याद करो जो हमने 5 मिनट पहले किया था। हमने किसी से 100 रुपए का छुट्टा करवाया था और उसके बदले उसने हमें 10 रुपए के 10 नोट दिए थे। तो वो 10 रुपए के 10 नोट एकदम एक जैसे होने चाहिए ना? डिट्टो सेम जगह पे गांधी जी की फोटो होनी चाहिए, आरबीआई गवर्नर की साइन भी होनी चाहिए, जहाँ 10 रुपए लिखे रहते हैं वहां पे 10 रुपए लिखे होने चाहिए, सब मार्क्स सेम टू सेम होने चाहिए, उसका कलर, शेप, साइज, टेक्सचर सब सेम होना चाहिए ना? तो वो हो गई होमोजिनिटी। मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर्स। तो कॉग्निजेबिलिटी और होमोजिनिटी में क्या फर्क है? कॉग्निजेबिलिटी बता रहा था कि सारे के सारे नोट्स पे कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स होने चाहिए, वही होमोजिनिटी बस एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई 10 रुपए के सारे नोट एकदम डिट्टो सेम होने चाहिए। और कॉग्निजेबिलिटी में बोल रहे थे कि 10 रुपए के 100 रुपए के सब नोट सिमिलर दिखने चाहिए, मगर सेम नहीं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। तो ये जो हमारे पास में 10 रुपए के 10 नोट हैं, उसमें से समझो आज मैंने 3 नोट खर्च कर दिए और कल मेरे पास में खर्च करने को और 7 नोट बचे हैं। तो कल मैं वो नोट्स जिसको जिसको दूंगी, क्या वो उसके बदले मुझे 90 रुपीज़ की कमोडिटीज देगा या गुड्स एंड सर्विसेज देगा? सिर्फ 90 रुपीज़ की वर्थ मिलेगी क्या मुझे उसके बदले? नहीं। जो नोट कल 10 रुपए का था वो आज भी 10 रुपए का रहेगा, आगे भी 10 रुपए का रहेगा, हमेशा 10 ही रुपए का रहेगा। अगर बाई चांस डिमोनेटाइजेशन होता है तो उस नोट की वैल्यू 10 रुपए से सीधा 0 रुपीज़ हो जाएगी। पर वो 10 का नोट कभी भी 9 का नहीं हो सकता, कभी भी 11 का नहीं हो सकता, और 100 का तो कभी भी नहीं हो सकता। इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। आखिर हम मनी पे आए ही क्यों थे? क्योंकि बार्टर एक्सचेंज में हम किसी कमोडिटी की वैल्यू फिक्स नहीं कर पा रहे थे। अब अगर ऐसे करेंसी नोट्स की वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी तो फिर स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं रहेगी जीवन में। तो ट्रांजैक्शंस स्मूथली कैसे हो पाएंगे? इसलिए क्योंकि अब वो मेरा 10 रुपए का नोट 10 रुपए का ही रहेगा, आज भी आगे भी। इसलिए मैं मेजर कर सकती हूँ कि कल मुझे जितना कर्ड मिल पा रहा था 10 रुपए में, उतना कर्ड आज मिल पा रहा है क्या? तो फिर इन्फ्लेशन हुआ कि डिप्रेशन हुआ? या अगर मैं आज 10 रुपए में सेम दुकान से वीट भी खरीदने जाऊं और दूसरे 10 रुपए से मिल्क खरीदने जाऊं, तो मैं उनके प्राइजेस को कंपेयर कर सकती हूँ, साथ ही में केजी को भी लीटर से कंपेयर कर सकती हूँ। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि मनी की वैल्यू स्टेबल रह रही है। इसलिए दीज गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेस्ड इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट्स। फ्यूचर में जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम इन गुड्स और सर्विसेज को जो हम एक्सचेंज करते रहते हैं उनको सेल या परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वालिटीज ऑफ मनी देख ली है। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा शॉर्ट फॉर्म है ADDCAPHS। A फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। कौन सी एक्सेप्टेबिलिटी? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। देन D डिविजिबिलिटी, अनदर D ड्यूरेबिलिटी, C कॉग्निजेबिलिटी, P पोर्टेबिलिटी, H होमोजिनिटी एंड S स्टैंड्स फॉर, आप बताइए, स्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉग्निजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजिनिटी एंड स्टेबिलिटी। ये हो गई हमारी क्वालिटीज ऑफ मनी। और लीगल टेंडर मनी क्या होती है? ऑल कॉइन्स एंड करेंसीज। नॉन लीगल यानी चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम कई सारे ट्रांजेक्शन्स में, फॉर एग्जांपल मेनली स्मॉलर ट्रांजेक्शन्स में यूज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी अलॉन्ग विद कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है पर ज़्यादा डिटेल में इस बार नहीं दिया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। एज आप तो जानते हैं कि टुमारो 5:30 PM नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।
तो इस चैनल से जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।